बैलेट पेपर से वोटिंग हुई और सबको पता था, उसके बाद भी दरोगा जी चोरी हो गई, क्या करें? ये 27 विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी है। 27 आप चलाइए हेडलाइंस, और उसके बाद 12 सांसद जो बीजेपी के उन्होंने इधर वोटिंग करी है, आप चला दीजिए। वो गणित समझाइए नहीं पा रहे हैं, मगर कह रहे मुझे पता है कि 27 इधर चले गए, 15 उधर चले गए। धन्य है भाई, आपको कोई नहीं समझ सकता। आप चैलेंज दे दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद केजरीवाल 3 बार माफी मांग चुके भाई। जेटली जी से माफी मांगी, गडकरी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल से माफी मांगी, मनीष तिवारी से माफी मांगी। आपको भी नहीं पता वोट किसने कहा दिया होगा, आपके वोट का भी भरोसा आप किसको देके आ गए, पता लगा आप विपक्षी वाले को वोट देके आ गए हो। कोई नहीं कह सकता कि किसके किस कैंडिडेट हो सकता है सुधांशु जी ने कल हमारे कैंडिडेट के लिए वोट कर दिया हो, थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं आजकल, तो कोई गारंटी थोड़ी ना है। आई एम सेइंग इट इन अ लाइटर वेन। भाई अंतरात्मा की बात तो राहुल गांधी ने कही थी, आपको याद होगा। तो अंतरात्मा उनके लोगों की जग गई, उन्होंने हमारी तरफ वोट दे दिया। कांग्रेस का प्रत्याशी रहने के बाद व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, वो भी एक गैप के बाद। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और 1 साल के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट बन गया। मेरे भाई ये क्या होता है? अच्छा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कौन थे? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस किस ने क्रॉस वोटिंग करी, सुधांशु त्रिवेदी जी आपको विस्तार में बताने वाले हैं। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। आपने तो सांसदों की चोरी कर ली। बैलेट पेपर से वोटिंग हुई और सबको पता था, उसके बाद भी दरोगा जी चोरी हो गई, क्या करें? और ये इससे एक और चीज स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहां पर ना गठबंधन के दलों को एक दूसरे पे भरोसा है, न पार्टी के अंदर के नेताओं को एक दूसरे पे भरोसा है। कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को संसदीय जो प्रतिनिधि मंडल में भेजने का विरोध कर चुकी, और तो और अब तो साबित हो गया सांसदों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। तो भरोसा इस कदर दरका हुआ है कि जिनके लिए एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन की वो हालत कर दी इस चुनाव ने कि ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और जहां तक मैं फैक्ट की बात कहता हूं, मैं एक और लाइन कहूं कि यह सही बात है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर शायद अंतरात्मा की आवाज जागृत हो गई, तो लोगों को समझ में आने लगा। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इसमें एक जीत हासिल की है। वो क्या जीत हासिल की? पहले तो उसने इंडी गठबंधन के सारे सदस्यों को फॉल इन लाइन कर लिया, जिसको हम कहेंगे उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी जीत ये हासिल की कि इस समय अल्ट्रा लेफ्ट अर्बन नक्सल टाइप के जिस एलिमेंट्स के वो साथ में हैं, जिन लोगों का ये ख्वाब है कि भारत के अंदर एक अराजकता हो जाए, वो हो जाए, नक्सल का समर्थन हो, उस ढंग की भाषा भी बोलना कि हम संपत्तियों का सर्वेक्षण कराएंगे और जो अमीर है उससे लेके गरीब में बांटेंगे वगैरह वगैरह, जो कभी किसी राष्ट्रीय दल ने भी, क्या छोड़िए क्षेत्रीय दल ने भी इस ढंग की भाषा नहीं बोली। उस लॉबी को वो ये मैसेज देने में सफल हो गए कि देखो भाई, हम हारे या जीते, मगर आपकी विचारधारा को पोषित करने के लिए हम किसी भी सीमा तक खड़े हैं। जयराम रमेश जी ने सही बोला, ये विचारधारा की लड़ाई थी। यह दिखा दिया कि अल्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा नक्सल, अर्बन नक्सल विचारधारा के प्रति कांग्रेस की सीमा तक समर्पण करने को तैयार है कि हारते हुए भी वो इसमें अपनी जीत देखना चाहती है। एक पॉइंट और कह दूं, पंकज शर्मा जी अभी क्या बोल, एक लाइन कह दूं रुबिका जी, पंकज शर्मा जी अभी बोल रहे थे कि साहब एक वकील थे वो जज बन गए और उस सरकार के खिलाफ बयान दिया। भाई साहब क्या करते हैं आप? अपने लोगों की ऐसी फजीयत कराते हैं। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और उस समय नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। बंगाल में ममता बनर्जी डिक्टेटर हो चुकी हैं, बंगाल में जंगल राज हो चुका है, और अगर उस गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट दे कोर्ट, भाई साहब क्या आप कर रहे हैं? बता, आपका जो, या तो वो झूठ बोल रहा है आपका जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष था, और उसके बाद जजमेंट के अगेंस्ट से, मतलब अपनी पार्टी की फजीयत कराने में, अपने नेता की फजीयत कराने में कुछ भी कहीं अनाप शराब बोलना। भाई साहब आप तो राजनीतिक विश्लेषक है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपको भी नहीं पता वोट किसने कहा दिया होगा, आपके वोट का भी नहीं भरोसा आप किसको देके आ गए, पता लगा आप विपक्षी वाले को वोट देके आ गए हो। कुलदीप जो कह रहे हैं वो एक अलग लॉजिक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सीक्रेट बैलेट होता है, किसने किसके लिए वोट किया नोबडी नोस। हो सकता है बीजेपी के या एनडीए के कुछ लोगों ने हमारे कैंडिडेट के लिए किया हो, कुछ हमारों ने एनडीए के कैंडिडेट के लिए किया हो। इसलिए ये कहना कि ये जो सो कॉल्ड 12 लोगों का डिफेक्शन है ये इंडिया अलायंस की तरफ से है, ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। दिस इज द लॉजिक ऑफ कुलदीप। उसमें वो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स कह रहे हैं, तो ये एक अपनी जगह है। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि हमें अपने ग्रुप्स को इंटैक्ट जरूर रखना चाहिए। तो आज एक एक्यूजेशन है, उसको कुलदीप काउंटर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत भी कुलदीप नहीं कह रहे हैं। ऑल दैट ही इज सेइंग इज दैट विदाउट एनी प्रूफ, जब सीक्रेट बैलेट है तो कोई नहीं कह सकता कि किसके किस कैंडिडेट है। हो सकता है सुधांशु जी ने कल हमारे कैंडिडेट के लिए वोट कर दिया हो, थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं आजकल, तो कोई गारंटी थोड़ी ना है। आई एम सेइंग इट इन अ लाइटर वेन।
मजा आया। भाई इंडिया गठबंधन के अलग अलग हुए ना लोग, जैसे आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं केरल में, तो हो सकता है केरल के सांसदों का वो जाग गया हो। आम आदमी पार्टी लड़के अलग हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दूसरे का विरोध है, कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के बारे में बोला, तो लॉजिक लगता है। हमारी पार्टी में तो कुछ नहीं हुआ, आप लोग तो रैशनलिस्ट के झंडा बरदार हैं। और दूसरी बात आपने कहा अर्बन नक्सल्स और रिच से पुअर को देना चाहिए, तो ये लेफ्ट वाले क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ भारत ही दुनिया में एकमात्र देश और धर्म संस्कृति ऐसी है जहां पर गरीब को खाना खिलाना सबसे बड़ी बात मानी जाती थी। इसीलिए मंदिरों में भंडारे और गुरुद्वारों में लंगर 24 घंटे चलते हैं। दुनिया के दूसरे देशों संस्कृतियों में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। Once more! Once more! Once more! दुनिया के दूसरे देशों संस्कृतियों में मुफ्त का खाना नहीं मिलता, मुफ्त का दान नहीं दिया जाता। और दान करना जो है वो ये इसीलिए मुफ्त का नहीं। अरे इसीलिए काहे परेशान है भैया? समाजवाद हमारे यहाँ होता है। और आप तो चीन को बहुत मानते हैं ना, तो चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा है हर्षवर्धन के राजा कन्नौज ने कैसे सब कुछ दान कर दिया, अपने आभूषण, वस्त्र और एक सफेद धोती पहन के चल गया। चैलेंज करके पूछता हूँ, यूरोप का कोई राजा बताओ, चैलेंज करके पूछता हूं कोई बादशाह बताओ जिसके लिए विदेशी ने लिखा हो कि चलेगा। इसलिए आप वो लेफ्टिस्ट माइंडसेट फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, काहे परेशान है मेरे भाई? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे यहां होता था, हमारी धर्म संस्कृति में होता था, जहां कहा गया साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि 27 विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी है, 27। आप चलाइए हेडलाइंस, और उसके बाद 12 सांसद जो बीजेपी के, उन्होंने इधर वोटिंग करी है। आप चला दीजिए हेडलाइन चैनल के ऊपर। बाप को भेज, तेरे बस की बात। मुझे लगता है कि आपके लाइव शो के ऊपर अपनी पार्टी की असली फितरत को उजागर जिस तरीके से कुलदीप जी ने किया, उसका कोई सानी नहीं है। यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की यही फितरत थी, निराधार आरोप लगाकर वातावरण बना दो। ये वही था ना, मेरे पास सबके स्विस बैंक के खाते हैं, फलाना ढिमाका, शरद पवार जी ऐसा कैसा होना चाहिए। चैलेंज की बात मत करिए। चैलेंज दे दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद केजरीवाल 3 बार माफी मांग चुके भाई। जेटली जी से माफी मांगी, गडकरी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल से माफी मांगी, मनीष तिवारी से माफी मांगी। झूठ बोल के माफी मांगने वाले आके मोदी जी ने किसानों से माफी मांगी, पैर और मैं आपको बात बताऊं रूपिका जी, ये जो गणित नोटबंदी पे माफी मांगी, कितनी जगह प्रधानमंत्री। अरे यार क्या तरीका है भाई ये बदतमीजी करने का। तो रुको जरा, सबर करो। कि तूने मुझे देखा है तो जाना नहीं, जाना पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी भागे मेरे पीछे पीछे। जो सोचे जो चाहें वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। इसीलिए वो आपके लाख समझाने पे वो गणित समझाइए नहीं पा रहे हैं, मगर कह रहे हैं मुझे पता है कि 27 इधर चले गए, 15 उधर चले गए। वह क्या सीन है? देखिए ये नैतिक जीत जो है वो वाकई बीजेपी और एनडीए की है। वोट बढ़े हैं, 440 से 452 हुए हैं, ये हमारी जीत है। हमने तो किसी को अप्रोच नहीं किया। अंतरात्मा की बात तो राहुल गांधी ने कही थी, आपको याद होगा। तो अंतरात्मा उनके लोगों की जाग गई, उन्होंने हमारी तरफ वोट दे दिया। तो इसका क्रेडिट तो हमारे विचारों को जाता है, हमारी नीतियों को जाता है, हमारी पॉलिसीज को जाता है। अभी बड़ी बात हो रही थी जज की अपॉइंटमेंट की, एक वाक्य हम भी दर्ज करा देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने जज बनाया जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं थी, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने सुप्रीम कोर्ट के। है कोई जवाब? नाम लिख लें, कैलाश नाथ बांचू। 24 अप्रैल 1967 को उनको जज बनाया गया और 24 अप्रैल 68 में जाके रिटायर हुए। ही वाज ए सिंपल ICS ऑफिसर। ये कभी सुना है आपने? बगैर डिग्री के, बगैर वकालत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देंगे। सब लोग चेक कर ले इस बात को। तो कांग्रेस हमें ना सिखाए, हमने कोई संविधान की मर्यादाएं लांघी नहीं है, कोई संविधान की मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ नहीं किया अभी तक 11 साल में। और जहां तक वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का सवाल है ना जी, हमने तो कहा था हम जीत रहे हैं, हमने तो कहा हम इंटैक्ट हैं, हमारा कोई घटक दल बढ़ के नहीं जा रहा। लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि नायडू साहब गए, चिराग तो आए नहीं मीटिंग में, कहाँ चले गए ये लोग, इनका अभी एक्सपोजर हो जाएगा। हुआ उल्टा। तो हम ये कह रहे हैं कि 11 साल से एनडीए की पॉलिसीज, एनडीए की नीतियां, एनडीए के नेता, उसी की वजह से बार बार हर चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। निर्वाचन आयोग को हस्तक्षेप करके 24 घंटे के लिए उनके कैंपेन पर रोक लगानी पड़ी। ये राजनीतिक नैतिकता के दायरे में आता है क्या? सुधांशु जी 20 सेकंड से प्लीज संक्षेप में जवाब बस 2 लाइन में। भाई साहब पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज को ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया, उसके बाद आप पूछ रहे हैं।
और जस्टिस बहरुल इस्लाम को भूल गए कि एक जज पहले इस्तीफा 14 दे, साल पहले फिर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रिटायर हो चुके लोकसभा का। 14 साल पहले, मैं तो 4 दिन में क्या से क्या हो गया की बात कर रहा हूँ। पूरी बात 4 दिन में उनकी 4 चांद अरे लग गए। पूरी बात सुनिए भाई साहब। जस्टिस बहरुल इस्लाम असम हाई कोर्ट के जज पहले इस्तीफा देते हैं, फिर कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, फिर लोकसभा चुनाव कैंसिल हो जाता है, फिर राज्यसभा के टिकट पे लड़ते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी रहने के बाद व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, वो भी एक गैप के बाद। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और 1 साल के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट बन गया। मेरे भाई ये क्या होता है? अच्छा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कौन थे जो जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ जजमेंट दिए थे? और ये जस्टिस सच्चर कौन थे? और ये बताइए, ये जो उन्होंने कौन कौन से जजमेंट दिए थे, अभी सारे बताए जाएं। खैर छोड़िए, वो वाली बात कहते हैं, आपको अपना जमाना याद आता है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।